तब इस वक्त दुनिया में एक और चिंता है, वो चिंता इस बात को लेकर है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और हिंदुस्तान के जो सबसे अमीर आदमी, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर आदमी, अगर उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हो, तो अगर अडानी इंडस्ट्रीज या अडानी एंटरप्राइजेस वो घराना अगर डिस्टेबलाइज होता है या उसमें अनसर्टेनिटी आती है, तो क्या देश की अर्थव्यवस्था पर उसका असर नहीं पड़ेगा? मैं तो कहूंगा देश की अर्थव्यवस्था पे सकारात्मक मुफीद असर पड़ेगा कि इनका जो ताश के पत्तों का जो किला है वो लुढ़क पड़े तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। मतलब ये 3 साल में ये लगभग 20 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ से ये 120 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ पे पहुंच गए, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये कैसे पहुंचे हैं ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जाहिर कर रही है, और दुनिया में जग जाहिर हो गया है कि आज के इनके जो शेयर प्राइसेस गिरे हैं, क्रेडिट स्विस ने इनको रिजेक्ट कर दिया कि हम तो आपके शेयर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे एज कोलैटरल फॉर योर बोरोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। तो ऐसी स्थिति में इनके शेयर प्राइसेस अगर करेक्ट वैल्यूएशन पे आ जाते हैं तो हमारी तो अर्थव्यवस्था पे मुफीद असर होगा। तो इनका मतलब ये जो नोशनल वैल्यू है जो घटेगी, उससे मोदी जी की साख पे असर आएगा। आम आदमी समझेगा कि ये अडानी के दोस्त हैं और ये हम दो हमारे दो वाली जो बात कही जाती है वो बिल्कुल गलत नहीं है, इसमें कुछ तथ्य हैं। और इसलिए तो मैं तो कहूंगा कि बड़ा अच्छी बात होगी कि ये इनकी अकल ठिकाने हो जाए और अर्थव्यवस्था। बट प्रोफेसर मेहरोत्रा, क्या इससे दुनिया के अंदर जो इंडियन इकोनॉमी है, जो इंडियन बिलियनियर्स है, उससे वो डिस्क्रेडिट नहीं होगा कि भाई हिंदुस्तान के अंदर कोई आदमी अचानक इतना बड़ा आदमी हो जाता है, दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी हो जाता है, और उसके बाद उसके बारे में इस तरीके की खबरें छपती हैं, तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स के भी पर भी तो असर पड़ेगा? जो हमारा ग्लोबल जो इंडिया स्टोरी, वो भी उस पर भी तो असर पड़ेगा? ऐसा नहीं है आशुतोष। सब जानेंगे कि ये एक खास सज्जन हैं जो अपनी सज्जनता के बारे में, जिनके बारे में सवालिया निशान है उनकी सज्जनता पे। तो एक आदमी का असर इतनी बड़े और एक परिवार का असर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था पे नहीं होने वाला है। ये ऐसा नहीं है। साख भारत की कम हो रही है, वो बात सही है, मगर वो साख वापस आ जाएगी, ऐसी बात नहीं। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तब आता है जब उनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को लगता है कि यहाँ पर मुनाफे की उम्मीद है। बिल्कुल। तो मुनाफों की उम्मीद तो है। आपको बीच में माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अभी खबर आई है कि अडानी इंटरप्राइजेज ने अपना एफपीओ कॉल ऑफ कर लिया है। उन्होंने अभी प्रेस रिलीज इशू की है कि अडानी एंटरप्राइजेज के बोर्ड ने फैसला किया है कि वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। जिन निवेशकों ने इसमें अर्जी लगाई है उनका पैसा वापस किया जा रहा है। इस विषय पे हमने काफी बातचीत इससे पहले की है, और हमारे साथ राजीव रंजन सिंह जुड़ रहे हैं जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं, फॉर्च्यून इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये जो आज घटना हुई है, जिसके बाद एक रिलीज आई है, गौतम अडानी का बयान उसमें शामिल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब, बोर्ड ये मौका अपने सारे इन्वेस्टर्स को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद देता है, आपने जो कमिटमेंट दिखाया उसके लिए। और जो परिस्थिति है, जो मार्केट वोलेटिलिटी देखकर कंपनी तय पाती है कि जो इनकी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, और इसलिए हम उनका सारा पैसा वापस कर रहे हैं और हम पूरा ट्रांजैक्शन विड्रॉ कर रहे हैं। ये जो स्थिति है अभी जब बाजार जिस वक्त तक बंद हुआ है, उस वक्त तक जब हम देख रहे थे राजीव, उस तक समय 20,000 करोड़ का ये एफपीओ था। अडानी एंटरप्राइजेज या अडानी समूह के आकार को देखते हुए 20,000 करोड़ रुपए कोई रकम थी नहीं। मैंने इस पर कई बार कहा कि 20,000 करोड़ रुपए वो क्यों जुटाना चाहते हैं। इसका एकमात्र एक्सप्लेनेशन था कि वो थोड़ा पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं।
लेकिन उसके 37-38 गुना मार्केट कैप में गंवाने के बाद अब उन्होंने आखिरकार ये एफपीओ वापस लिया है, जिसमें कल बाजार में खबर थी कि बहुत बड़े बड़े सेठों ने पैसा लगाया, तब ये सेल थ्रू हुआ और आज बाजार में दोबारा गिरने लगा। अडानी पोर्ट्स का एक पेपर है जो उनके बॉन्ड्स हैं, उसको क्रेडिट स्विस ने श्योरिटी के तौर पे लेने से इनकार कर दिया। वही क्रेडिट स्विस जिसने एक दिन पहले रिपोर्ट निकाली और अडानी पोर्ट एंड एसईजेड नाम की कंपनी को ये अपग्रेड किया था। वो मैंने पता किया बाजार में कि ऐसा कैसे, एक ही कंपनी ये दो काम कैसे कर रही है, तो उन्होंने बताया साहब उनकी इंडिया सब्सिडरी रही होगी जिसने यहाँ अपग्रेड किया था, और ये उनकी इंटरनेशनल कंपनी है जिसने उस बॉन्ड को लेने से इनकार कर दिया है। उसको उन्होंने जीरो रेटेड बॉन्ड कहा है। थोड़ा सा राजीव आप बताएं कि ये जो घटना हुई है अब इसका क्या असर, पहले इसका बैकग्राउंड और उसके बाद इसका क्या असर दे। अब ये अमृत काल के साल में अमृत चख रही है सरकार। और ये देखिए, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फॉर्च्यून इंडिया ही एक मेव पब्लिकेशन था जो जब से एफपीओ शुरू हुआ है तब से कंटिन्यूअसली हर दिन हमने बताया कि कितना कितना मार्केट कैप कैसे कैसे कम हुआ है। इनफैक्ट आज भी दोपहर में जो मैंने स्टोरी लिखी और आपको फॉरवर्ड की थी कि आप देखेंगे 7.5 लाख करोड़ इस ग्रुप के मार्केट कैप, इस ग्रुप का मार्केट कैप कम हुआ है सिंस द लॉन्च ऑफ द एफपीओ। I mean, the closing date, if you see the closing date, price of the closing date of January 23rd, and if you see today's closing price, you will find that the market cap has gone down from 19.2 lakh crore to 11.8 lakh crore. तो ये जो मैसिव डाउनफॉल हो रहा था मार्केट कैप के अंदर, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था पूरे के पूरे अदानी ग्रुप समूह के लिए। काफी ज्यादा चिंता का ग्रुप ये था। और जैसे कि पहले भी आपसे चर्चा में डिस्कशन हुआ था, मैंने बताया था कि 20,000 करोड़ रुपए रेज कर एक ग्रुप जो कि 19 लाख करोड़ का विशाल ग्रुप है, उसके लिए मात्र 20,000 करोड़ रुपए रेज करने के लिए क्यों गए? यदि आपको इंस्टीट्यूशन से ही पैसे लेने थे तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर देना था। ये ऐसा मैसिव डिजास्टर, ये फेस लॉस, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आप एफपीओ का रूट आपने अख्तियार क्यों किया? जो भी गौतम अदानी के सलाहकार लोग हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत गलत सलाह उनको शुरू से ही दी गई। सबसे पहली गलत सलाह तो उनको ये दी गई कि आप भाई एक टीवी प्रोग्राम में जाके और ये बताएं कि भाई जो हमारा बॉन्ड एक्सपोजर है इंटरनेशनल मार्केट का, वो एक्सपैंड हो रहा है और हम इंडियन बैंक से लोन कम ले रहे हैं। ये शायद उन्होंने इसलिए किया होगा क्योंकि वो बताना चाहते होंगे कि भारत सरकार का हमारे प्रति कोई बहुत ज्यादा झुकाव नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना इंटरनेशनल बॉन्ड का एक्सपोजर बताया और वहीं से उनका डाउनफॉल चालू। वो जो उन्होंने जो अपना पूरा डेट मिक्सचर जो था उसको एक्सप्लेन जो किया, जाके ज्यादा सफाई देने गए, वो सफाई में लोगों को ये समझ में आया, जितने शॉर्ट सेलर्स हैं वर्ल्ड ओवर ग्लोबली, उनका ध्यान गया कि अरे ये तो इंडिया के बाहर भी इनके काफी सारे सिक्योरिटीज ट्रेड होते हैं, तो भाई लेट अस गो एंड फाइंड आउट कि प्राइस और वैल्यू में क्या डिफरेंस है। और इन्होंने यही स्ट्रैटेजिकली बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। और मतलब आप सोचिए, वो लोग खून के आंसू रो रहे होंगे जिन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस को 4,000 रुपए पे खरीदा होगा, या बाकी जितने दूसरे ग्रुप के शेयर्स हैं उनको इन्होंने हायर प्राइसेस पे खरीदा होगा। अब आई डोंट नो, मतलब मेरे नजर में तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है एंड स्ट्रैटेजिकली बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। आई डोंट नो क्या सोच के ये ऐसा स्टेप उठाया गया था, ब्लंडर। आलोक, आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे, फिर मैं प्रोफेसर संतोष बरोटा जी के पास जाऊं। आप कैसे इसको देखते हैं? मैं देखिए, मुझे जो इसमें दिखता है, और वो चिंता उस दिन खड़ी हो गई थी जिस दिन हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी, और अभी कल तक ये कहा जा रहा था कि ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग को मुंह की खानी पड़ी है। हिंडनबर्ग एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है, अमेरिका के बाजार का एक सट्टेबाज है। सीधी जुबान में कहूं, भारत में जो आम आदमी की समझ में आए कि वो सट्टेबाज है। वो किसी कंपनी के शेयरों को बेच के सट्टा करते हैं, और वो ऐसे शिकार ढूंढते हैं, ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं दुनिया भर में जिनकी बैलेंस शीट में कुछ उनको गड़बड़ दिखती है, जिनके अंदर कमजोरियां दिखती हैं, तो उसके बाद उनको वो शॉर्ट सेल करने के बाद उनके बारे में वो खबरें बाजार में छोड़ते हैं।
यहां ऐसा लगता है कि अडानी समूह और इससे जुड़ी हुई चीजें मुझे, और चिंता क्या है, अडानी समूह ने सोचा कि ये निपट जाएगा, हम इसको किसी तरह कवर कर ले जाएंगे, और कल तक ये लग रहा था कि शायद हिंडनबर्ग ने अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर नहीं की है और इसलिए वो अभी इस पे जा रहा है। बॉन्ड मार्केट के बारे में कुछ जानकारों ने कल मुझे बताया कि साहब वहां बॉन्ड मार्केट में बहुत रेजिलियंस दिख रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है, और उसने हिंडनबर्ग ने भारत में शेयर में तो पोजीशन ले नहीं रखी है, उसने अडानी के बॉन्ड्स और उससे जुड़े हुए डेरिवेटिव में पोजीशन ले रखी है जो सेटल हो जाएगी। और ये लगा कि शायद हिंडनबर्ग को जो दांव था वो उसका उल्टा पड़ा, उसको नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हुआ जितना होना था। लेकिन ये जहां पहुंच गया, अब जो क्रेडिट स्विस ने किया, इसके बाद अब चिंता यह है कि दूसरी ये चीज जो होती है इसका एक तरह का डोमिनो इफेक्ट कहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब कोई दूसरी ब्रोकरेज या दूसरे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी ये कह सकते हैं कि साहब हम ये वाले बॉन्ड नहीं लेंगे। अब अडानी के जो बॉन्ड्स हैं, जिनकी जो रेटिंग्स अलग अलग रेटिंग एजेंसी ने कर रखी है, उनके रीरेट होने का डर है कि वो डाउनग्रेड हो सकते हैं। अगर वो डाउनग्रेड हो जाते हैं इस परिस्थिति में तो फिर मुश्किल बढ़ेगी। भारत में अभी तक कहा गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जिस भाव पर अडानी के शेयर गिरवी रखे हुए हैं वो चिंता की कोई बात नहीं है, और एलआईसी ने भी ऐसा बताया कि हमने इस भाव पे खरीदे थे। हालांकि एलआईसी ने कहा हम इंडिविजुअल कंपनीज पे रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन बयान जारी किया बाकायदा कि हमने इस कंपनी में इतना पैसा लगा रखा है इस समूह में, इसके अगेंस्ट आज का बाजार भाव ये है और चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अब आज का बाजार भाव देख लीजिए, कल 3200 रुपए पर जो शेयर इशू हुआ है, जिसमें इस देश के बहुत बड़े बड़े सेठों ने पैसा लगाया है, वो शेयर आज 2000 के आसपास पहुंच गया, कि एक समय 2000 के नीचे चला गया था, 2200 के आसपास वो भाव मैंने देखा जिस वक्त देखा था, तो 1000 रुपए गिर गए 3200 रुपए में से 1/3। तो आज का आज अब कैसे जवाब देगा एलआईसी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या दूसरे बैंक जिनके नाम आ रहे हैं? तो ये जिसको कहते हैं एक दुष्चक्र है फाइनेंशियल मार्केट का, जिसमें फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसके अनेक उदाहरण बाजार में मौजूद हैं, और राजीव क्योंकि इस मामले को बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं, वो इस पे और रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब ये मुश्किल खड़ी हो गई, और मुश्किल अब ये सिर्फ अडानी तक नहीं रहती है। पहले ही पॉलिटिकल पार्टीज इस पे हंगामा कर रही थी, सरकार पे सवाल उठा रही थी, अडानी अंबानी मिलकर सवाल उठाया जाता था, लेकिन अब सिर्फ अडानी के नाम पे सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल आज की तारीख में गंभीर हो गया है कि हिंडनबर्ग ने जिस दिन ये रिपोर्ट निकाली थी, जिस दिन ये इल्जाम पब्लिक में आ गया था, उसके बाद से रिजर्व बैंक ने क्या किया, सेबी ने क्या किया, ईडी ने क्या किया, भारत की सारी एजेंसियां आज तक क्या कर रही थी, ये परिस्थिति आने से पहले कोई रेगुलेटर क्यों नहीं जाता। राजू जी, आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? आप इसकी गंभीरता को और बताने की कोशिश करेंगे? जो बात अभी आलोक जी जिससे इशारा कर, फिर मैं प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा के पास जाऊंगा उनके रिएक्शन लेने के लिए। देखिए, एक चीज तो क्लियर हो गया कि भाई अब लोग सवाल पूछेंगे कि जब आपने पूरे ढोल बाजे के साथ में अनाउंस किया कल कि हमारा सब्सक्राइब हो गया, तो फिर एक दिन बाद आपने वापस क्यों लिया? तो आपकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ के ऊपर में क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चंस आएंगे कि भाई जब आपको इंस्टीट्यूशंस का इतना सपोर्ट है तो फिर आपने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्यों नहीं किया? आपने एफपीओ का रुख क्यों इख्तियार किया? आपके ऊपर में ये सवाल आएगा कि भाई आपने ना केवल जो है अपने बॉन्ड एक्सपोजर्स के बारे में पूरे मार्केट को बताया, अच्छी भी बात है, डिस्क्लोजर देना चाहिए, दैट इज गुड फॉर मार्केट, बट उसके साथ ही जो शॉर्ट सेलर्स अट्रैक्ट हुए हैं और जिस तरीके से पूरा मार्केट जो है वो क्रैश हुआ है, 18,200 पे चल रहा था हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के पहले, और 18,200 से आज हमने देखा 17,300 तक आ गया था बजट में एक टाइम पे जब क्रेडिट स्विस ने रिपोर्ट निकाली। तो ये 900,000 पॉइंट का फॉल जो है ये मैसिव फॉल है, और वो भी उस दिन जिस दिन ये ऐसा ड्रीम बजट सैलरीड क्लास के लिए लाया गया कि भाई एग्जम्पशन ही एग्जम्पशन मिले, टैक्स स्लैब बढ़ गया, सब बढ़ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे ज्यादा खर्चा करने की बात की, तो सब पॉजिटिव साउंड बाइट्स दिए गवर्नमेंट ने, उसके बावजूद भी मार्केट क्रैश हो गया। तो क्रैश हुआ तो भाई उसका मेजर रीजन तो ये आप ही हो, मतलब क्रेडिट स्विस ने रिपोर्ट निकाली और उसके बाद ही जो है, मतलब जो ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट न्यूज आई उसके बाद ही ये फॉल होना चालू हुआ। तो क्वेश्चन तो आएंगे कि साहब जब आप कॉन्फिडेंट नहीं थे तो आपको पहली बात लाना नहीं चाहिए था, आप लेके आए हो और आपने पूरे के पूरे मार्केट में एक तरीके से मतलब वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स डाल दिए।
ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज कि अब जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, देखिए कॉन्ग्लोमरेट इंडिया में बनाए जाते हैं। ओके, आपने एलआईसी से इक्विटी, एलआईसी ने खूब सारी इक्विटी खरीदी है। एलआईसी गवर्नमेंट की एजेंसी है, 50 यार्डस्टिक्स है, 50 नॉर्म्स है। वो यार्डस्टिक्स नॉर्म चेक करने के बाद में उन पैरामीटर्स पे अगर ठीक आप रहते हो तभी एलआईसी इन्वेस्टमेंट करती है। तो एलआईसी से सवाल पूछा जाएगा कि भाई आपने डेट टू इक्विटी रेशियो चेक किया था कि नहीं किया था, आपने कौन से ऐसे पैरामीटर्स देखे थे जिसमें आपने 36,000 करोड़ रुपए इस कंपनी के ऊपर में लगा दिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने देखा था कि नहीं देखा था। अब बैंकों से सवाल होगा कि भाई आपका 81-82,000 करोड़ का एक्सपोजर है, आपने डेट टू इक्विटी रेशियो मेजर किया था कि नहीं किया था, आपने किस बेसिस पे लोन दिए, जो सरकारी बैंक है। तो अभी बहुत सारे सवाल उठेंगे। और देखिए अभी तक तो सिर्फ फॉर्च्यून इंडिया ही बोल रहा था और हम ही लोग लिख रहे थे। मुझे उम्मीद है कि अब मेन स्ट्रीम जो इंग्लिश, हिंदी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स और पिंक न्यूज़पेपर्स हैं, दे विल आल्सो आस्क टफ क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम फॉर्च्यून इंडिया। लेट्स सी क्या होता है। बहुत ही दुखद है कि सिर्फ आप ही लोग लिख रहे थे, बाकी लोग जो है उस पर बातचीत करने से भी घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। ये भी मीडिया का एक रूप है। बट प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी, जो ये खबर आई है, कितनी गंभीर खबर है ये? देखिए, अडानी के लिए तो गंभीर खबर है ये, और ये तो राजीव ने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। मगर मैं तो ये कहूंगा कि देश के लिए बड़ी अच्छी खबर है, गंभीर नहीं, अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सवाल उठ रहे थे, और अडानी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस से तो बदतर और कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो नहीं सकती। ये तो साफ जग जाहिर हो गया है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे मुझे उम्मीद है कि ऑपोजिशन पार्टीज मुद्दा उठाएंगी। दूसरी बात, बैंक्स ने बहुत पैसा लगा रखा है अडानी जी के पास, तो बैंकों की फिर वही ड्यू डिलिजेंस और बैंकों की गवर्नेंस पे सवाल उठेंगे। आज तो सरकार बड़ी ढिंढोरा पीट करके छाती चौड़ी करके ये कह रही है कि हमने तो बैंकों के ग्रोस एनपीएस गिरा दिए, कहां 9-10% था, वो अब 5% हो गया। अब तो क्रेडिट ऑफ टेक बढ़ता चला जा रहा है। मगर अब आप देख लीजिए कि जो हमारे देश का सबसे नामी गिरामी बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी गवर्नेंस की स्थिति देख लीजिए। तो यानी कि बैंकों की गवर्नेंस पे सवाल उठेंगे। तीसरी चीज, जैसे राजीव ने बहुत बिल्कुल सही कहा, मतलब एक भारी भरकम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एलआईसी जैसा, जिसने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट्स का 1% लगा रखा है एक कंपनी में, मात्र एक कंपनी में 1% लगा रखा है, तो एलआईसी पे सवाल उठने चाहिए, एलआईसी के गवर्नेंस पे सवाल उठेंगे और उठने चाहिए। अच्छा है, बिल्कुल उठने ही चाहिए। चौथी चीज, सेबी एज अ रेगुलेटर, उन पे सवाल उठेंगे कि आप अभी तक कर क्या रहे थे, आप कर क्या रहे थे जब ये हो रहा था? तो आप क्या बिल्कुल सोए हुए थे, या आपको जानकारी होकर के आप कुछ नहीं कर रहे थे? और आखिरी बात, सेंसेक्स और निफ्टी जो गिर रहा है, गिरेगा, मगर ये वापस, हमको सबको मालूम है कि एक लॉन्ग व्यू अगर आप लें भारत की अर्थव्यवस्था का, तो हमारे फंडामेंटल्स ठीक ही हैं, हमारा मार्केट साइज ठीक है। मैं और भी फंडामेंटल्स गिना सकता हूं, मगर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पॉइंट ये है, मार्केट है, गिरता है फिर चढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात तो खुशी की यह होगी कि हमारी सरकार जो है उस पर सवालिया निशान और उठेंगे, और ये उम्मीद है कि हमारे देश के जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो एकजुट हो करके, इसमें पार्लियामेंट में अभी चालू है, पार्लियामेंट आज पार्लियामेंट में खासतौर से ये कोई आवाज उठी नहीं, जानबूझ के शायद नहीं उठी होगी, क्योंकि बजट डे था, निकल जाना चाहिए, वो बजट का निकल जाएगा, उसके बाद फिर बात उठेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। राजीव कुछ राजीव आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं? ये मुझे अभी जस्ट मैसेज आया कंपनी की तरफ से कि क्या गौतम अदानी ने कहा है। उसमें लिखा है कि गौतम अदानी विड्रॉस फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। गौतम अदानी अपहोल्ड्स इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड thus withdraws fully subscribed अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड एफपीओ। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप 40% टोटल मार्केट कैप जो है
वो आपके ग्रुप का उड़ गया है, वैनिश। उसके बाद आप बोल रहे हो कि हम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में हमने ये एफपीओ को वापस ले लिया है। भाई ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में कैसे हुआ, मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया। ये भी एक क्वेश्चन ऐड होगा कि आप अभी तक गलत की, मतलब आप जो है आपकी नींव ही अगर गलत इस पे रखी जाएगी तो वो कहां तक उस चीज को मजबूती देगी। अब आप बोल रहे हो कि हम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में हमने विड्रॉ किया है। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कैसे हुआ? 40% मार्केट कैप उड़ गया है, 19,20,000 करोड़ से या 11.8 लाख करोड़ पे आ गया है। तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कहां पे है इसमें? ये समझ में नहीं आ रहा। और सेबी की बात उठाई, ये बहुत एक उम्दा बात है। देखिए 1.5 साल से हिंडनबर्ग ने इसमें ये लगाया है कि इल्जाम कि 1.5 साल से इसमें ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अभी मुझे समझ में नहीं आता कि सेबी इस देश के लोगों के प्रति उत्तरदायित्व है कि नहीं है। आप कभी भी देखेंगे सेबी को कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर कभी नहीं आता है। वो पता नहीं अंदर ही अंदर कुछ खोजते रहते हैं। भाई आपकी सैलरी तो टैक्स पेयर पे कर रहे हैं, तो आप इस देश के टैक्स पेयर्स के लिए उत्तरदायी हो कि नहीं हो? उनको कितने भी ईमेल लिख के भेज दो आप, कभी कोई ईमेल के ऊपर में जवाब नहीं आता। उनके जो स्पोक पर्सन है हरिहरन जी, उनके घर में या तो कोई मर जाता है या वो खुद बीमार हो जाते हैं या कहीं कुछ हो जाता है। मैंने इस चीज की कंप्लेंट सेबी चीफ को भी की कि ये कभी भी ये कोई क्वेश्चन के आंसर देते नहीं है, और ये मेरे नहीं, कोई भी रिपोर्टर के नहीं देते, बट स्टिल वही चीज चल रही है। अब ये सवाल उठने चाहिए सेबी से कि भाई सेबी के अधिकारी लोग किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि पत्रकार उनको क्वेश्चन भेजते हैं और वो पत्रकारों की कभी रिप्लाई नहीं देते। मेरे पास में मैसेजेस है उनके कि भाई मेरे घर में ये बीमार हो गया है, मैं 2 महीने से ऑफिस नहीं जा रहा हूं, मैं एक महीने से बेड पे बीमार पड़ा हूं। इस तरीके से तो रिप्लाई भेजते हैं ये लोग। ठीक है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस चीज को छुपाते हो। और सेबी कैश रिच कंपनी है, आप ये समझिए 5,000 करोड़ का बैंक बैलेंस है सेबी के बैंक में, अकाउंट में एफडी है 5,000 करोड़ का। तो भाई आप एक पैसा उगाने वाली संस्था हो कि आप रेगुलेटरी एजेंसी हो? आप रेगुलेशन के नाम पे आप जनता जनार्दन जिसके लिए आप उत्तरदायित्व हो, आपको जवाब ही नहीं देते हो। हमारे जैसे मार्केट रिपोर्टर जो, उनके लिए रिपोर्टिंग करना इतना कठिन हो गया है क्योंकि सेबी जो है रिस्पॉन्स नहीं देता है। राजीव, आप भी जानते हैं सेबी क्यों रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे उसका इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं। मैं जनरलाइज बता रहा हूं कि उनका ये नहीं, कोई भी केस के अंदर में आप उनको क्वेश्चनियर भेजो, आपको रिप्लाई सेबी से आएगा नहीं। ये बोलते हैं कि भाई हम अकाउंटेबल ही नहीं है जर्नलिस्ट और लोगों के प्रति। चलिए उस पे फिर कभी चर्चा करें। हरजिंदर जी, ये जो पूरा जो मैं आशुतोष एक चीज बीच में जोड़ दूं इससे पहले कि आप सवाल आगे बढ़ाएं। ये देखिए, ये हम में से बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हम लोग अडानी के, जिस तरह से अडानी का मीटियोर एक राइज हुआ है उसको लेके हम लोग उस पर बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते रहे हैं। हिंडनबर्ग ने उन सवालों को बड़े सिलसिलेवार तरीके से पेश कर दिया। हालांकि अडानी का कहना है कि ये मिलिशियस एंड मेलाफाइड कंपाइलेशन है, तो उसका असर दिख रहा है, ये बात सही है। लेकिन जो बड़ी चिंता की बात है और जिस बात को लेकर हमें फिक्र होनी चाहिए वो ये है कि इसमें नुकसान आज की तारीख तक, यहां तक अडानी की जेब से कुछ नहीं गया है। उन्होंने ये शेयर जो 10 रुपए का इनका इशू किया था वो आज भी 2,000 रुपए का है। नुकसान उनका हुआ है जिन्होंने ये शेयर 3,500 रुपए में, 4,000 रुपए में बाजार से खरीदे थे, और वो छोटे इन्वेस्टर हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर हैं। और उनमें से जैसे मान लीजिए, अब मैं नहीं जानता हूं कि LIC ने किस भाव पे लगाया था, मेरे ख्याल से हिसाब पूछा जाएगा और अब LIC को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने किस भाव पे कौन सा शेयर खरीदा था। स्टेट बैंक को, एक्सिस बैंक को, तमाम जो बैंक इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको ये जवाब देने पड़ेंगे कि आपने कौन सा शेयर किस भाव पे प्लेज किया है और अब आप मार्जिन में क्या ले रहे हैं, इसके जवाब में क्या। लेकिन जो बड़ा नुकसान हो गया है, जो शेयर होल्डर कम्युनिटी का, जो छोटा इन्वेस्टर था, हालांकि बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी, लेकिन जिसका नुकसान हुआ है उसकी जेब से जो लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए गए होंगे, वो कितनी तकलीफ में हो गए सोचिए। और ये देश में इन्वेस्टर सेंटिमेंट बिगाड़ने में इस तरह की घटनाएं बहुत भयानक भूमिका निभाती हैं। शेयर बाजार एक बार बैठता है तो बरसों वापस नहीं चल पाता है। ये बात मेरे हिसाब से ये बड़ी चिंता की बात है। ठीक है, कार्तिक मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले हरजिंदर जी के पास, फिर मधुरंजन, फिर मैं स्टेटमेंट देना आशुतोष जी बस। ठीक है, बहुत बहुत संक्षेप में। कि मैंने ये 2-3 साल पहले कहीं लिखा था
कि सरकार मीडिया को दबा सकती है, विपक्ष को दबा सकती है, लेकिन जब ओपन मार्केट की बात आती है तो वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके सामने बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडिविजुअल्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट प्लेस एक बहुत ही डेमोक्रेटिक एरिया है अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखें। बस एक छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट है, बट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट हरजिंदर जी, इस पूरे खेल में जिस तरीके से हिंडनबर्ग ने अडानी के रिएक्शन के बाद जो कही है वो बहुत ही गंभीर सवाल है कि तिरंगे में लिपटकर सिस्टमेटिकली लूट की जा रही थी। यह हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर माने जाने वाले, जो सरकार के सबसे करीब है और जिस सरकार का तिरंगा और राष्ट्रवाद सबसे दिल के पास है, उस पर अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो इसको आप किस नजर से देखें, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, और क्यों नहीं सरकार इसके ऊपर रिएक्ट करती हिंडनबर्ग के खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई करनी है, या अडानी क्यों नहीं उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई करते हैं? देखिए, ऐसा है कि हिंडनबर्ग ने तिरंगे वाली बात तब कही थी जब इनके सीएफओ ने, अडानी के सीएफओ ने अपना बयान दिया था और साथ में तिरंगा लहरा रहा था। तो उसके बाद उसने जब इसका खंडन किया था और साथ में तिरंगा उसने रख लिया था, क्योंकि वो इसको राष्ट्रवाद का वो देना चाहते थे, रूप देना चाहते थे। तो उसके बाद उसने ये बात कही थी। और हिंडनबर्ग की जहां तक जितना मैंने पढ़ा है कि उसकी जो जिस भी कंपनी के खिलाफ उसने इस तरह के आरोप लगाए हैं, उसकी सक्सेस रेट 99% रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो बिना रिसर्च के या बिना किसी उसने आरोप लगाए हैं। तो सरकार के लिए भी उतनी ही मुसीबत है जितनी अडानी के लिए है। इस समय ये सिर्फ अडानी संकट में नहीं फंसे हैं, सरकार भी संकट में फंसी हुई है। बिल्कुल। मधुरेन जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जैसा कि सभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं तो 2 साल पहले ही इस पर लिख चुका हूं कि बम्बई एयरपोर्ट जब अडानी ने खरीदा था तो इस पर लेकर के काफी हंगामा मचा, लेकिन अखबारों में कोई खास नहीं छपा कि रेड्डीज के यहाँ छापा क्यों पड़ा। ईडी और सीबीआई के जो छापे चलते हैं उस तरह का छापा क्यों पड़ा जब ये टेंडरिंग होने जा रही थी बम्बई एयरपोर्ट की। उस दौरान अचानक ही वहाँ छापा वापा पड़ गया और फिर रेड्डी साहब पता नहीं क्या अंडरग्राउंड हो गया या जो भी हो गया, वो कहीं सीन से बाहर हो गया और अडानी जी ने वो एयरपोर्ट खरीद लिया। उस एयरपोर्ट के खरीदने के 1 महीने के बाद मैं बम्बई एयरपोर्ट पर पहुंचा। मुझे बड़ी हंसी आई देख करके कि जहां जहां रेड्डीज के नाम लिखे हुए थे उसे कागज से चिपका करके उनके नाम को टाइप किया हुआ एक कागज होगा, उस पर अडानी इंटरप्राइजेज या अडानी एयरपोर्ट ऐसा लिखा लगाया गया था। ये शर्मनाक था उस समय। जॉर्ज बाबू, ये रेड्डी नहीं है, जीवीके वाले। हाँ, जीवीके वाले, सॉरी, जीवीके जीएमआर का नहीं है। हाँ, जीएमआर का नहीं, जीएमआर का दिल्ली है। जीवीके रेड्डी। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, रेड्डी। तो वो मैं देख के हंसी आई। मैंने कहा ये किस तरह की व्यवस्था है कि एक कंपनी जो हवाई अड्डा खरीद लेती है वो कागज चिपका रही है, पट्टियां चिपकाई जा रही हैं। अरे इतना पैसा था तुम्हारे पास तो तुम बढ़िया से इसको शो करते। लेकिन तब समझ में आ गया सारा खेल, उस समय समझ में आया। फिर मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा और फिर उसका कोई नहीं किसी ने संज्ञान भी नहीं लिया। अब वो बीमारी बढ़ते बढ़ते ये कैंसर के रूप में आके खड़ी हो गई। बिल्कुल। इसमें राजू, आपको कोई उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कुछ रिस्पांस आएगा, सरकार की तरफ से कुछ जांच पड़ताल की जाएगी? क्योंकि यहाँ तो 50 लाख भी कहीं मिलते हैं, 5 लाख भी मिलते हैं, तो ईडी और पता नहीं क्या क्या पहुंच जाते हैं। सर एक चीज समझने की है इसमें आशुतोष जी कि कोई भी सीमेंट प्लांट कंपनी इंडिया में बिकती है तो वहां अदानी आपको दिखते हैं। कोई भी पोर्ट अगर ये होता है तो वहां आपको अदानी दिखते हैं। कोई एयरपोर्ट होता है तो वहां आपको अदानी दिखते हैं। कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां आपको अदानी दिखते हैं। यहां तक कि इतना बड़ा बॉम्बे में धारावी का रियल स्टेट का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हुआ और बॉम्बे में इतनी बड़ी बड़ी रियल स्टेट कंपनीज हैं, एक भी रियल स्टेट कंपनी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। वहां भी गुजरात से आके अदानी जी आ गए। तो भाई हर सेक्टर में आप एक्सपेंशन कर लोगे और आप जो है हर जगह जाओगे और सरकार चुप रहेगी, अपोजिशन पार्टी चुप रहेगी, मीडिया चुप रहेगी, जनता जनार्दन चुप रहेंगे, सभी चुपचाप बैठे हुए हैं। तो भाई इसका अब ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि फॉरेन से आके एक रिसर्च फर्म ने अपनी रिपोर्ट निकाली और उसके बाद में ये हलचल और सुगबुगाहट होने लगी। तो इतने दिनों से जो इतने सारे लोग बैठे थे जो इंडिया के अंदर में
गवर्नमेंट से लेके अपोजिशन पार्टी से लेके मीडिया से लेके जनता जनार्दन तक जो सब जो 1-1 लाख करोड़ की बड़ी बड़ी बैलेंस शीट वाली कंपनी जीवीके जो इन्होंने बात किया, वैसी कंपनीज के एसेट पूरे के पूरे अदानी के पास चले गए, है ना। अब उन्होंने लीगली लिया है वो बात अलग है, बट वो गए और सब देख रहे हैं कि भाई हर जगह अलग अलग जितने भी सेक्टर्स हैं वहां पे एक ही प्लेयर उभर के सामने आ रहा है। तो अब देखिए, पहले के जमाने जैसे सड़कों पे उतर के तो आंदोलन आज की डेट में होते नहीं है, लोगों की शक्ति बची नहीं है, किसी के पास शक्ति नहीं बची आंदोलन करने की, क्या अपोजिशन पार्टी, क्या जनता जनार्दन, क्या मीडिया। तो ये जो है ये अब फॉरेन से आके एक कंपनी, एक रिसर्च फर्म आके इस तरीके की रिपोर्ट दे रही है, और उसके बाद जो है अब मे भी शायद अभी आंख खुल जाए और अभी इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे को इसकी उम्मीद कम ही दिख रही है। बिल्कुल राजीव, इस खबर पे लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, इस पर हम डिबेट डिस्कस करेंगे। काफी लंबा वक्त हो चुका है। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा बहुत थक गए होंगे क्योंकि सुबह से लगे हुए, और आलोक जोशी भी सुबह से लगातार इनकी बजट पे चर्चा चल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, इस खबर पे लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप लोगों का इतनी देर तक हमारे साथ जुड़ने का थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि अब शायद सरकार की आंख थोड़ी बहुत खुल जाए अडानी को लेकर, शायद। थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।